हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे CDP। ठीक है, CDP देखेंगे, बाल विकास देखेंगे। दोस्तों बाल मनोविज्ञान जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप यह टेट सुपर टेट 2020 के लिए दोस्तों है। यह टेट में भी मोस्ट हम देखेंगे वन लाइनर। प्यारे साथियों, जो वन लाइनर जो होता है ना दोस्तों, सुपर टेट में पास कराने में काफ़ी कारगर साबित होता है। ठीक है, और सुपर आपका वन लाइनर क्वेश्चन अच्छे से याद है तो टेट तो आप आसानी से पास कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, हम मॉक टेस्ट भी करते हैं, प्रैक्टिस सेट भी करते हैं, वन लाइनर भी करते हैं प्यारे साथियों, ताकि मैं चाहता हूँ किसी भाई बहन का सिलेक्शन न रुके। ठीक है, अगली बार अच्छे नंबर से क्रैक करना है एग्जाम। ठीक है ना प्यारे साथियों, चलिए पेपर और पेन लेके बैठना प्यारे साथियों। बैठ के केवल कथा सुनने से कुछ नहीं होगा, बैठिए। चलिए, रेडी है? यू आर रेडी गाइस? स्टार्ट करें क्वेश्चनों को। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? उत्तर फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि शरीर में सबसे हड्डी लंबी का नाम है तो फीमर है। हड्डी सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जांघ में पाई जाती है। ठीक है ना प्यारे साथियों, अगला चलें दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ, टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज नाम है। दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। याद रखना प्यारे साथियों, पूछते कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है तो कान में पाई जाती है। नाम पूछे तो स्टेपिज। अगला चलते हैं दोस्तों, जितना पढ़ाऊँ उतना पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ 100+ करेंगे आप। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत करिए। चलिए, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? तो दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी क्या होती है? मंडिबल, जो जबड़े की होती है दोस्तों, दांत, इनेमल जिसे कहते हैं, इनेमल। ठीक है, जो दांत की जबड़े होती है वो शरीर की सबसे, सॉरी गाइस। ठीक है, अगला चले, जब भी आपसे एग्जाम पूछेगा शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है तो मंडिबल, जो जबड़े में होती है। अगला चले प्यारे साथियों। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना प्यारे दोस्तों कैसी रही आज की क्लास। निम्न में से जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? तो हल्का गुलाबी होता है। आप कभी छोटे बच्चे को देखे होंगे तो उसका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। प्यारे दोस्तों नोट में लिख लेना कि 15 दिन बाद त्वचा अस्थायी रंग में प्राप्त कर लेता है। ठीक है, 15 दिन तक वो बच्चे की लगभग हल्का गुलाबी कलर में उसका कलर रहता है। 15 दिन बाद उसका जो त्वचा का रंग होता है वह अस्थायी प्राप्त कर लेता है या हो जाता है। चलिए, नवजात शिशु कितने घंटे सोते हैं? तो दोस्तों नवजात शिशु कितने घंटे सोते हैं? तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। पता है 24 घंटे में 18 से 20 घंटे सोता है, लेकिन किंतु दोस्तों बट है उसमें लगा हुआ कि 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है ना, चले अगला चलते हैं प्यारे साथियों। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इतना कराएंगे बस उतना करिए, बाहर कुछ नहीं पूछेगा। चलिए, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 90% हो जाता है दोस्तों। बहुत बार ना क्वेश्चन पूछे गए आपसे, एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, गलत नहीं करना है। जब भी पूछेगा कि बाल विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है तो 90% हो जाता है। अगला देखेंगे प्यारे साथियों, फटाफट देखेंगे। ठीक है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो 95% हो जाता है। एग्जाम में पूछेगा प्यारे साथियों। अगला चलिए, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है प्यारे साथियों? तो उनकी संख्या 270 होती है। ठीक है, 270 से 350 के बीच में होती है। ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है? 270 से 350 तक हो जाती है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके स्क्रीन पे। चलिए, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 के विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था आपका सही। अगला चले प्यारे साथियों, अगला चलेंगे, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? तो 25% प्यारे साथियों सीट करना अनिवार्य है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि
11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? तो जड़ कहलाता है। आपसे बुद्धि लब्धि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं जितना कराऊंगा उतना करिए, ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका पास करना है, सिलेक्शन का चाहिए ना, बस उतना ही चाहिए। और चलिए, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों रास ने कहा था। रास ने क्या कहा था कि यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है। किसने कहा? रास ने कहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मत से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मत तो सबको आपको रटना ही पड़ेगा प्यारे साथियों। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों हैविंग हर्स्ट हर्स्ट का है। किसका है? हैविंग हर्स्ट का है। अगला चलते हैं दोस्तों, चलिए। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा? दोस्तों यह किसने कहा है? तो सीरियल बर्ट ने कहा। क्या कहा? कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के माध्यम में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार ये कक्षा नीचे का करने में असमर्थ है। मान लीजिए कि कोई एक बच्चा है, उदाहरण के तौर पर बता रहे प्यारे साथियों, मान लीजिए कोई बच्चा है 5 में पढ़ता है, ठीक है, और वो 3 के सवालों को हल नहीं कर पाता है। यही बात कही है। किसने कही है? तो सीरियल बर्ट ने कही है। ठीक है, पिछड़े बालक की चर्चा की है। चलिए अगले क्वेश्चन, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? तो हीली ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों, फटाफट देखेंगे। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है या बालू का सिद्धांत कहा जाता है? तो बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर या बालू का सिद्धांत कहा जाता है। देखेंगे, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो अंत तक देखिए। ठीक है, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो लेविटर का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपनी उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसने दिया? तो दोस्तों टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया था। आज से सिद्धांत से पूछता है तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस उतना ही करिए प्यारे साथियों। चलिए, 12 वर्ष तक के बालक में मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 1260 ग्राम, जबकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 12 वर्ष तक पूछे तो 1260 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में आपसे पूछेगा तो कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती है। आपका आंसर होना चाहिए। पूछ दे जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 बताना है प्यारे साथियों। कितना? 270। आपसे पूछ दे दोस्तों कि कितनी होती है, आप पूछते बाल्यावस्था में, पूछते बाल्यावस्था में बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 350 होती है। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए अगला चलते हैं। अगला देखेंगे कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? उत्तर हो जाएगा सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। जब भी पूछे कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है तो सिर से पैर की ओर या इसे केंद्र से बाहर की ओर भी कहते हैं और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। अगला चलते हैं प्यारे साथियों। चलिए, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, सिगमंड फ्रायड है। अगला देखेंगे, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। दोस्तों किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। अगला चलते हैं प्यारे साथियों, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन प्यारे साथियों कि किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए स्टेनले हॉल। अगला चलते हैं। अगला, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर वर्ग ने दिया था। कौन दिया? कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं दोस्तों। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया। आपसे एग्जाम में पूछ देगा संवेग क्या है?
बहुत बार पूछा है दोस्तों और इस बार भी पूछेगा। संवेग क्या है? तो दोस्तों संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे संवेग क्या है, तो जब भी कह पूछेगा संवेग क्या है तो मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे क्रोध करना, खुशी होना, ये सब संवेग है दोस्तों। क्रोधित होना ये क्या है? संवेग है। क्रोध करना, किसी पे गुस्सा आ जाए किसी चीज को तो क्रोध करना। खुशी, मान लीजिए खुशी भी होती है तो ये क्या है? सब संवेग है। अगला चलते हैं। व्यक्ति का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों कार्ल रोजर ने दिया था। अगला चलेंगे प्यारे साथियों सभी। चलिए थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे। तो चलिए मैं पढ़ देता हूं, आप सुन लेना अच्छे से। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है दोस्तों? पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला चलते हैं। सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों आप सारी चिंतन से। ठीक है, अगला चले। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो चिंतन क्या है प्यारे साथियों? तो चिंतन आपका संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, अगला चलेंगे प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, चलिए। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? तो क्रो एवं क्रो का। दोस्तों आपको PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जाके आप सर्च करिए वन लाइनर स्टडी पॉइंट, दोस्तों आ जाएगा वहाँ पे। और आपके जो चाहिए सभी वीडियो का PDF फाइल प्रोवाइड कराया जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, आपको फ्री में नोट्स दिए जाएंगे, कोई शुल्क नहीं लगेगा। चलिए, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? उसे तार्किक चिंतन कहेंगे दोस्तों। ठीक है ना। आइए अगला। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष की आयु तक होता है। 7 वर्ष की आयु तक होता है ना। चलिए अगला चले ना, जरूर बताना प्यारे साथियों वीडियो कैसे लगी आज की। चलिए, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की बढ़ती है। मैं कहता हूँ ना प्यारे साथियों, बस मेरे साथ पढ़िए। आपको टेट क्या, मैं सुपर टेट भी पास कराऊंगा। ठीक है, आपको टेट नहीं सुपर टेट भी पास कराऊंगा। ठीक है, कुछ दिनों बाद आपके यहाँ मैथ की भी क्लासें होंगी। ठीक है ना प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद बालक में चिंतन की प्रारंभ होता है। वो चिंता करने लगता है, सोचने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो दोस्तों आंतरिक कारक है। उत्तर क्या हो जाएगा? आंतरिक कारक। जब भी एग्जाम में पूछेगा सही आंसर मार के आना है। 100+ आपका इस बार आएगा दोस्तों। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं तो वंशानुक्रम कहते हैं दोस्तों। जैसे वंश से वंश चलते जाते, माला के दादाजी हो गए, दादा से मेरे पापा हो गए, पापा से मैं हो गया, मेरे से मेरे लड़के, उसे ही वंशानुक्रम कहते हैं। चलिए, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है दोस्तों? तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगला देखेंगे। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा प्यारे साथियों आपके एग्जाम में, मैं कह रहा हूं तो आएगा। चलिए, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को अंधों की लिपि का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? तो ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों सभी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? आपके बच्चे हैं, आपके अगल बगल के आपके भाई के या कोई लड़के होंगे, आप इंग्लिश मीडियम भेजते हैं तो कहेंगे LKG में पढ़ता है, कहेंगे UKG में पढ़ता है, तो उसके जनक कौन है? उसके जनक कौन है दोस्तों? फ्रोबेल है। कौन है? फ्रोबेल। अगला देखेंगे कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे दोस्तों स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने, चलिए अगला, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे।
अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, स्वामी सॉरी स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो जीन पियाजे को स्कीमा सिद्धांत का जनक कहा जाता है। प्यारे साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो दो पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था, मतलब दो पुत्रियों और एक अपने पुत्र पर किया था। जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया था। ठीक, वीडियो कैसी लगी प्यारे साथियों कमेंट करके बताना, और क्वेश्चन को नोट करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चन को नोट करना, क्योंकि आपकी सिलेक्शन से बात होगी दोस्तों। यहाँ मैं आपका सिलेक्शन करवाऊंगा दोस्तों। मैं जितना पढ़ाऊँ बस उतना पढ़िए। मैं कह रहा हूँ वीडियो अंत तक देखिए, अच्छी लगी तभी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्यारे साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, अगर अच्छी लगी हो तो कर लेना प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके जितनी भी मुझसे बनेगा मैं उतना करूँगा, ताकि आपका सिलेक्शन, किसी भाई बहन का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। मेहनत करना। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी के साथ अगले वीडियो में। इसी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।